हेलो स्टूडेंट, न्यू इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। पिछले वीडियो में जहां हमने प्रशासक के मूलभूत जो आचरण है या उसके फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं, उदाहरण के तौर पर सत्यनिष्ठा, एज ए टॉलरेंस, सहिष्णुता जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति की बारे में हमने बात की, कंपैशन, या हम बात करते हैं इम्पैथी की, नॉन पार्शियलिटी की बात की जाती है, निष्पक्षता और तटस्थता की। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण आधारभूत जो फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट, वो है इनका गैर तरफदारी, असंलग्नता। जो राजनीतिक दल है, उदाहरण के तौर पर जो प्रशासक है, उसको सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए, निर्लिप्त रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, सभी के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के प्रति मोह, किसी के प्रति आसक्ति, किसी की पॉलिसीज या किसी की नीतियों से आरूढ़ या आसक्त नहीं होना चाहिए। तो गैर तरफदारी संसदीय शासन प्रणाली की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। जब एक प्रशासक गैर तरफदारी के मूल्य को अपनाता है, सही अर्थों में संसदीय प्रणाली को समाज में लागू कर सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाज में लागू कर सकता है। और यदि हम इसकी, जिसके लिए गैर तरफदारी मास्टरमाइंड समिति जो ब्रिटेन में है और अमेरिका की हूपर आयोग ने इसका समर्थन किया है। आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका में भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जो गैर तरफदारी हूपर आयोग का जो गठन हुआ था, उसने गैर तरफदारी असंलग्नता को प्रशासक के आधारभूत मूल्य के रूप में स्वीकार किया था। यदि हम ब्रिटेन की मास्टरमाइंड समिति की बात करते हैं तो वहां पर असंलग्नता और गैर तरफदारी को मूल आधार माना था, और इसके मैं 3 आधार बताना चाहूंगी। पहला आधार है, जनता को विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवक सभी प्रकार के राजनीतिक, यानी कि जो लोक सेवक है वो सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षों से मुक्त हो। पहली बात मैं यहां पर कर रही हूं लोक सेवक की, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट लोक सेवक की। तो लोक सेवक वो है जो किसी राजनीतिक दल के प्रति आसक्त नहीं रहे। कोई पर्टिकुलर दल की गवर्नमेंट है तो उसकी नीति, लोक सेवक को तो निर्लिप्त और तटस्थ, उसके लिए तो सभी दल समान है, उसको तो अपनी निर्लिप्तता तटस्थता के द्वारा जो जन उपयोगी है और जो समाज उपयोगी और सामाजिक न्याय और सामाजिक जो समरसता के भाव को उत्पन्न करते हैं, उन नीतियों को से लागू करना है। वो किसी भी सरकार में किसी भी रूप में अधिकारी के पक्ष में है तो उसको उस बात को स्वीकार करते हुए सभी दलों के प्रति निर्लिप्त रहना चाहिए। तो पहला मैं बताऊंगी, जनता में यह विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवक सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से मुक्त है, तभी वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो सकता है, तभी वो आइडियल मैन हो सकता है। लोगों का विश्वास जीतना एक लोक सेवक अथवा नौकरशाही का आधारभूत यानी मूल मान्यता है, और लोगों में ये विश्वास जागृत हो जाना चाहिए कि जो लोक सेवक मेरी सेवा कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि मेरी सेवा कर रहा है, अथवा जो नौकरशाही मेरी सेवा कर रहा है, वो किसी प्रकार की दलगत राजनीति से आसक्त नहीं है, किसी के प्रति उसकी आसक्ति भाव नहीं है, किसी के प्रति उसका झुकाव नहीं है। और दूसरा पॉइंट, जो मंत्री है, जो उस डिपार्टमेंट में मंत्री है, उसको यह विश्वास होना चाहिए कि कोई भी दल, कोई भी सत्तारूढ़ रहे, लोक सेवक को निष्ठापूर्वक कार्य करना है। एक उदाहरण के तौर पर यदि आप कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करते हैं, बीजेपी की करते हैं, या किसी अन्य सरकार की बात करते हैं, और वो सरकार जब पद पर आरूढ़ होती है, उससे संबंधित डिपार्टमेंट्स में मंत्री जो हैं वो आरूढ़ होते हैं, तो उसके सामने जो लोक सेवक है, जनप्रतिनिधि है, जो नौकरशाही है, उस नौकरशाही को पूरा निष्ठावान होना जरूरी है। अपनी सत्यनिष्ठा निष्पक्षता का उसे परिचय देना चाहिए। उसमें यह भाव नहीं होना चाहिए कि मानो ये उस सरकार का लोक सेवक है। तो सबसे पहले जनता का विश्वास, दूसरा मंत्रियों का विश्वास, जिसमें ये आधार होना चाहिए कि लोक सेवक किसी राजनीतिक दल के प्रति आसक्त नहीं है, और प्रशासक में यह विश्वास होना चाहिए कि उसे पदोन्नति और पुरस्कार राजनीतिक आधार पर नहीं मिलना चाहिए, अपितु योग्यता, मतलब स्टूडेंट एक बहुत मूलभूत 3 मैं इसके आधार बता रही हूं। एक आधार में ले जा रही हूं जनता के प्रति, जनता के प्रति। एक उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री है,
उसके प्रति, और एक आपका मैं तीसरा बोल रही हूं प्रशासक के प्रति। जनता के प्रति ये विश्वास होना चाहिए कि जो लोक सेवक है किसी प्रकार के राजनीतिक दल से पक्षपातपूर्ण नहीं है। और मंत्री में भी ये होना चाहिए कि जो मेरी नौकरशाही में लगा हुआ है, जो मेरी सेवा में लगा हुआ है, जो मेरे डिपार्टमेंट्स में लगा हुआ है, जो मेरे महकमे में लगा हुआ है, वो अन्य किसी गवर्नमेंट का पक्षधर नहीं होना चाहिए या मेरा समर्थक नहीं। उसे तो तटस्थ भाव होकर जो जन उपयोगी कार्यक्रम है उसको समुचित रूप से उसे संचालित करना है। और प्रशासक में ये बात होनी चाहिए, ये दृढ़ता पूर्वक प्रशासक का विश्वास इस पर जागृत हो जाना चाहिए, या उसमें ये विश्वास जागृत करना उस मंत्रिमंडल का कार्य है कि उसे किसी प्रकार का पुरस्कार या किसी प्रकार की पदोन्नति उसके कृत्यों के आधार पर मिल रही है। एक प्रकार से उसकी जो पदोन्नति पुरस्कार है वो राजनीतिक आधार पर नहीं, दलगत आधार पर नहीं, या किसी मंत्री की चापलूसी करने पर नहीं, अपितु उसकी योग्य। कितने ही नौकरशाही में लोग हैं जिनके 3 महीने में ट्रांसफर हो जाते हैं, 6 महीने में ट्रांसफर हो जाते हैं एक स्थान से, वो अपना सामान अच्छी तरह जमा भी नहीं पाते हैं कि उससे पहले उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो उस समय उसको इस बात से घबराना नहीं है कि मैं इसकी चापलूसी करूं, इस मंत्री की चापलूसी करूं, इस सरकार की चापलूसी करूं, या मुझे बर्फ में लगा दिया या मलाईदार पोस्ट मिली हुई है, इन सबसे उसे निर्लिप्त रहना चाहिए। तो गैर तरफदारी अथवा असंलग्नता जिसे अमेरिका की हुपर जो समिति है, आयोग है, उसका समर्थन मिला है। यदि हम ब्रिटेन की मास्टरमाइंड समिति की बात करते हैं, उसका समर्थन मिला है। इसमें किसी भी प्रशासक को सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के प्रति निर्लिप्त और तटस्थ रहना चाहिए। उसका यह भाव गैर तरफदारी, असंलग्नता अथवा राजनीतिक दलों के प्रति निष्पक्षता कहलाता है। जब वो निष्पक्ष होगा तब लोगों का विश्वास जीत पाएगा, मंत्रियों का विश्वास जीत पाएगा, और उसमें ये दृढ़ विश्वास जागृत होगा कि उसका पुरस्कार अथवा पदोन्नति किसी सरकार विशेष के प्रति झुकाव से नहीं है, किसी सरकार के प्रति आसक्ति से नहीं है, अपितु उसे जो पदोन्नति मिल रही है, उसे जो पुरस्कार मिल रहा है उसके डिपार्टमेंट में, वो उसकी योग्यता के आधार पर है। उसे ट्रांसफर इत्यादि से घबराना नहीं चाहिए। दलगत राजनीति से रहित होकर निर्लिप्त, निष्पक्ष रूप में निस्वार्थता पूर्वक अपना कृत्य को करना चाहिए। एक कथन कहना चाहूंगी कि संसदीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसका ये मूल आधार है। मैं एक तरीके से बताऊंगी, संसदीय लोक प्रणाली का इसे हमने मूल आधार माना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार माना है। जब एक प्रशासक अपने प्रशासन में स्टूडेंट्स इस प्रकार की नीति को अपनाता है तो आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, वो सही अर्थों में जननायक बन सकता है, वो एक आइडियल मैन बन सकता है, और सही अर्थों में वो शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ला सकता है। उसका जवाबदेहिता का भाव बढ़ सकता है, दूरदर्शिता का भाव बढ़ सकता है, निस्वार्थता, निष्पक्षता और तटस्थता का भाव उसमें आ सकता है। वो सीना ठोक करके अपनी नौकरी कर सकता है, और ये तभी संभव है सभी प्रकार की दलगत राजनीति से वो रहित रहे। तो आपके जो 2018 में क्वेश्चन बना था राजनैतिक निष्पक्षता, क्वेश्चन था आपके राजनैतिक तटस्थता। तो राजनीतिक तटस्थता में आपको इस तरह का आंसर देना था कि एक लोक सेवक अथवा नौकरशाही को सभी प्रकार की दलगत राजनीति से रहित होकर निष्पक्ष और तटस्थ और वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर अपना जवाबदेहिता प्रस्तुत करनी चाहिए, अपने निर्णय प्रस्तुत करने चाहिए, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है, जवाबदेहिता का भाव आ सकता है, और शासन में सही अर्थों में ट्रांसपेरेंसी अथवा पारदर्शिता आ सकती है। आप सही योजनाओं का सही क्रियान्वयन कर सकते हैं, आप पुरस्कार, लोभ लालच से रहित रहेंगे, किसी तरह का स्थानांतरण इत्यादि के प्रति आपकी आसक्ति नहीं रहेगी, और आपकी ड्यूटी फॉर ड्यूटी। यहां मुझे एक कथन याद आ रहा है कांट का एक कथन है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। जिस पद पर आप आसीन हैं, जिस कुर्सी को आप डिजर्व कर रहे हैं, उससे संबंधित आपकी कुछ ड्यूटीज है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी को ड्यूटी मानकर करना है। माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। ब्रैडले का भी एक कथन है, या प्लेटो का है, अहस्तक्षेप की नीति ही जस्टिस है। जो भी आपको समाज में पद दिया गया, स्थान दिया गया है,
उसको आपको सभी प्रकार की दलगत राजनीति से रहित होकर उसका आपको समुचित रूप से निर्वाह करना आवश्यक है। संसदीय शासन प्रणाली का ये मूल आधार है। शासन में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाता है, कहीं ना कहीं शासन में पारदर्शिता लेकर के आता है, जवाबदेहिता को लेकर के आ रहा है, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, तटस्थता, नॉन पार्शियलिटी, असंलग्नता इत्यादि को लेकर आता है। और जब एक प्रशासक सही अर्थों में उक्त आधार को, उक्त नियम को, उक्त फंडामेंटल वैल्यूज का शासन में पालन करता है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं सही अर्थों में वो जननायक बन सकता है। उसका उत्तरदायित्व, उसकी जवाबदेहिता जनता के प्रति है, मंत्रियों के प्रति है और मंत्री बिटवीन स्वयं यानी प्रशासक के। तो दो तत्व होते हैं, एक तो निष्पक्षता है और एक राजनीतिक निष्पक्षता है। निष्पक्षता जहां प्रशासन से जुड़ी हुई है, राजनीतिक निष्पक्षता राजनीति या राजनीतिक दलगत राजनीति के प्रति निष्पक्षता से जुड़ी हुई है। तो एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जहां पर अपनों के प्रति आसक्ति या अपना है तो उसे उच्चता दे दूं, ये निष्पक्षता को अपनाना है। वहीं संसदीय शासन प्रणाली या लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार असंलग्नता अथवा राजनीतिक निष्पक्षता को माना जा सकता है। स्टूडेंट, प्रशासक का एक इससे भी अतिरिक्त डेडिकेशन ऑफ जो पब्लिक सर्विसेज है, समर्पण का जो भाव है, जवाबदेहिता का जो भाव है, प्रशासक का वह आधारभूत मूल्य जिसमें सिविल सेवक जनहित कार्य के लिए उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ अपने संपूर्ण कार्य करता है। वो कार्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, समर्पण भाव, कमिटमेंट कहलाता है। एक तरीके से कार्य के प्रति, जनहित कार्य के प्रति लोक सेवक का समर्पण भाव होना जरूरी है। यानी कि जब एक प्रशासक बहुत उत्साह के साथ में, लगन के साथ में, उच्च मानसिकता के साथ में और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के साथ में अपने नौकरशाही के कृत्यों को पूर्ण करता है, ड्यूटीज फॉर ड्यूटी को अपनाता है, अपने कार्य को पूरे समर्पण भाव से करता है, उसका यह गुण, उसकी यह क्वालिटी प्रशासन में एक प्रकार से समर्पण का भाव कहलाती है। स्टूडेंट, समर्पण का जो भाव है वो प्रशासक का आधारभूत मूल्य माना गया है। पूरी लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी प्रतिबद्धता, पूरी निष्ठा के साथ और समर्पण भाव के साथ उसे अपने कार्य करने होते हैं। एक बात मैं बता दूं, लोक सेवक में लक्ष्य और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें उसका लग्न, उसका उत्साह देखा जाता है और इसमें वीकर सेक्टर के प्रति जो सहायता पहुंचाने की तत्परता है उसका होना बहुत जरूरी है। ये निष्ठा और उत्तरदायित्व का बोध कराता है और एक प्रकार से सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जन उपयोगी, समाज उपयोगी जो योजनाएं हैं, उसका समुचित रूप से समाज को प्रदान किया जा सकता है। स्टूडेंट, सेवा ही जीवन है। मैं आपको बताना चाहूंगी, टैगोर का एक कथन है, वो कहते हैं, जब मैं नींद से सोकर उठा तो मुझे जीवन आनंद लगा, जब मैं आगे लगा तो सेवा मुझे जीवन लगा, और जब मैंने कृत्य किए तो सेवा में ही मुझे आनंद नजर आने लगा। लोगों के प्रति समर्पण भाव, जब एक नौकरशाही पूरे उत्साह के साथ भाग भाग करके अपने महकमे में कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसके सहकर्मी उससे प्रभावित होते हैं। नेतृत्व क्षमता, जवाबदेहिता उसमें दिखाई देती है, लीडरशिप उसमें दिखाई देती है। वो कार्य नियोजन कर पाता है, सबको एकत्रित कर पाता है, उनमें उत्साह जागृत कर पाता है, निष्ठा जागृत कर पाता है और समय पर वो कार्य परिणित होना चाहिए। ये बात दूसरे सहकर्मियों में तभी जागृत हो सकती है जब वो अफसर अथवा नौकरशाही कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता को अपनाएगा। तो स्टूडेंट, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं वो महत्वपूर्ण तत्व है समर्पण का भाव, जो आपकी कमिटमेंट है, समर्पण का जो भाव है, समर्पण का जो भाव है। स्टूडेंट, मैं बता दूं, कमिटमेंट जो है पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे उत्साह के साथ जब एक नौकरशाही अथवा लोक सेवक अपने कार्य को परिणित करता है, प्रतिबद्धता के साथ करता है, उत्साह के साथ करता है, उच्च मानसिकता के साथ करता है, उत्तरदायित्व के बोध के साथ करता है, पारदर्शिता के साथ करता है, उसका यह भाव कहीं ना कहीं
एक प्रकार से समर्पण का भाव। ये समर्पण किसके प्रति? ये समर्पण समाज के प्रति, ये समर्पण जनता के प्रति। जो सरकार की जन उपयोगी कार्यक्रम है, जो अशक्त निशक्त या वीकर सेक्टर के प्रति सरकार की योजनाएं हैं, उनको केवल और केवल फाइलों में क्रियान्वित नहीं करना है। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, जो जिसका अधिकार है उसको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, पूरे उत्साह के साथ, उच्च मानसिकता के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व के बोध के साथ। जब आप पूरे लग्न और उत्साह के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ और कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व के बोध के साथ, जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को समुचित रूप से परिणित करेंगे, जब लोक सेवक इन मापदंडों का समुचित रूप से पालन करेगा, उसका यह बोध सरकार के प्रति और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, उसकी कमिटमेंट को, एक प्रकार से उसके समर्पण भाव को दर्शाता है। यह समर्पण भाव एक तरीके से सरकार में यानी कि सहकारी महकमे में उस अफसर की निष्ठा और उत्तरदायित्व को दर्शाता है, उच्च मानसिकता को दर्शाता है, अशक्त निशक्त और वीकर सेक्टर के प्रति, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के प्रति, समाज को उच्च मूल्यों की ओर ले जाने के प्रति या आदर्श की ओर ले जाने के प्रति उसकी कार्य की तत्परता को दिखाता है। इससे एक अफसर में उत्तरदायित्व का बोध आता है, निष्ठा का भाव आता है, प्रतिबद्धता आता है और उसका यह समर्पण भाव कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच में सेतु का कार्य करता है, नौकरशाही को पॉपुलर करता है, अफसरशाही में कहीं ना कहीं चार चांद लगाता है, क्योंकि आपने एक प्रकार से उन सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सामाजिक समर्पण भाव को अपने जीवन में महत्व दिया है। तो स्टूडेंट, न्याय और कल्याणकारी जो योजना है, समर्पण का जो गुण है, कहीं ना कहीं प्रशासक में उत्साह का प्रवाह करता है, प्रतिबद्धता को दर्शाता है, कमिटमेंट जो है इससे उत्तरदायित्व का बोध आता है, उत्तरदायित्व का बोध आता है, समर्पण का इसमें भाव रहता है, समर्पण का इसमें भाव रहता है और एक प्रशासक जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को, कल्याणकारी जो कार्यक्रम है या जो सामाजिक न्याय तथा समरसता से संबंधित माने गए हैं, वो कहीं ना कहीं आप में उत्तरदायित्व का बोध जगाते हैं, कार्य के प्रति कमिटमेंट का भाव जगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रशासनिक अधिकारी के आधारभूत मूल्य में यदि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं, गैर तरफदारी या इस क्वेश्चन को मैं पुट कर सकती हूं राजनीतिक तटस्थता। 2018 का क्वेश्चन, राजनीतिक तटस्थता से आप क्या समझते हैं? इसमें आपको राजनीतिक असंलग्नता, गैर तरफदारी के मापदंड को ही बताना है, प्रशासन से उसे जोड़ना है, किस तरह से संसदीय शासन प्रणाली का यह आधार बन सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह आधार बन सकता है, इन सबको आपको यहां पर इंक्लूड करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समर्पण अथवा प्रतिबद्धता किस प्रकार प्रशासक में उत्तरदायित्व का बोध कराता है, कर्तव्यता का बोध कराता है, उत्तरदायित्व का बोध कराता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपके प्रशासक के आधारभूत मूल्यों में 20 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे राजनीतिक तटस्थता पूछा गया था 20 वर्ड्स में, या 50 में पूछा जा सकता है। आपको ये सब आना बहुत जरूरी है। उसके डेप्थ में मतलब आपको इसको पब्लिकेट की लैंग्वेज में नहीं लिख करके
एज ए एथिकल लैंग्वेज में लिखना है, हमें एक तरीके से इसको सरल और सुबोध बना करके लिखना है। एक भाषागत प्रयोग में एक नैतिक उत्तरदायित्व का बोध का भाव आना चाहिए। तो एक तरह की दार्शनिक गूढ़तम, थोड़ी साहित्यिक भाषा का इसमें यूज करना है। प्रशासक के आधारभूत मूल्यों में सत्यनिष्ठा की हमने बात की। सत्यनिष्ठा के प्रकार, सत्यनिष्ठा के भेद हैं। सत्यनिष्ठा क्या है? सहिष्णुता किसे कहते हैं? करुणा और परानुभूति में क्या अंतर है? करुणा और दया में क्या अंतर है? सहानुभूति और परानुभूति में क्या अंतर है? निष्पक्षता अथवा तटस्थता किसे कहते हैं? गैर तरफदारी अथवा राजनीतिक निष्पक्षता से क्या तात्पर्य है? समर्पण का भाव किस प्रकार एक लोक सेवक को, नौकरशाही को एक प्रकार से उत्तरदायित्व का बोध कराता है, लोगों में पॉपुलर बनाता है, किस प्रकार से वह कहीं ना कहीं जन सेवा के प्रति सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करता है, लोक सेवक में उच्चता, लोक सेवक में उत्साह, लोक सेवक में कार्य के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करता है और ड्यूटी फॉर ड्यूटी की ओर उसे समर्पित करता है। प्रशासक के आधारभूत मूल्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है स्टूडेंट, वस्तुनिष्ठता, जिसमें प्रशासक को सभी प्रकार के पूर्वाग्रह, सभी प्रकार की पूर्व मान्यताएं, सभी प्रकार की रूढ़ियां इत्यादि, विचारधारा, मान्यताओं इत्यादि का त्याग करके स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर अपना निर्णय देना चाहिए। सार्वभौमिकता का भाव उसमें होना चाहिए, सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। पुरस्कार, लोभ, लालच इत्यादि से उसे रहित रहना चाहिए। तो मैंने बताया कि जो नॉलन समिति की रिपोर्ट है, जिसमें वस्तुनिष्ठता को बहुत आधार माना गया है, कोई व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करने योग्य है, इसके लिए योग्यता को आधार बनाना चाहिए, राजनीतिक दल को नहीं बनाना चाहिए। सरकारी लाभ और पदोन्नति का आधार भी योग्यता होना चाहिए। सरकार के पदों पर भर्ती, टेंडर इत्यादि में भी केवल योग्यता को ही आधार बनाना चाहिए। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगी, वस्तुनिष्ठता योग्यता का मापदंड है। किसी तरह की पदोन्नति में, डिपार्टमेंट्स के किसी टेंडर्स में, पुरस्कार इत्यादि में आपकी दलगत राजनीति नहीं, अपितु आपकी योग्यता, आपके द्वारा किए गए कृत्य, आपका समर्पण भाव, आपका प्रतिबद्धता, आपका अनुशासन, आपकी जवाबदेहिता, आपकी कहीं ना कहीं निष्पक्षता और तटस्थता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यता बोध, ये क्वालिटीज कहीं ना कहीं आपके जीवन में उच्च पदों की प्राप्ति का आधार बननी चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता, जिसमें आपको किसी भाई भतीजेवाद का त्याग करना है, योग्यता को आधार बनाना है, चाहे आप किसी प्रकार के पुरस्कार इत्यादि की बात कर रहे हैं तो योग्यता आधार बनना चाहिए। जो जिसके योग्य है और जो जिसे मिलना चाहिए, जिसे जितना मिलना चाहिए, उसका आधार केवल और केवल योग्यता होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहिए। या पदोन्नति या सरकारी पदों पर भर्ती के लिए मेरा है, भाई भतीजेवाद, हमारे लोग हैं, इन सब का आपको त्याग करना जरूरी है, इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। अपितु योग्यता जिसका है मापदंड, जो जिसके योग्य है सही अर्थों में, उसी की आपको भर्ती करनी है। वस्तुनिष्ठता को अपना करके ही पारदर्शिता आएगी, वस्तुनिष्ठता को अपना करके ही जवाबदेहिता आएगी, उत्तरदायित्व का बोध होगा। वस्तुनिष्ठता शासन में संसदीय और लोकतांत्रिक प्रणाली का मूल आधार बन सकता है। संकुचित वृत्तियों का त्याग करना है, पूर्वाग्रह को त्याग करना है, भाई भतीजेवाद का त्याग करना है, मेरा अपने पराये का भेद करना है, भेद को छोड़ना है और सही अर्थों में सभी के प्रति समान आचरण करना है, सभी के प्रति समान व्यवहार करना है और आगे तुम या वो या मेरा है तो उसे मैं लाभ पहुंचाऊं, ये सब नीतियां आपकी नहीं होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता नॉलन समिति की रिपोर्ट का भी आधार है और मैं बताना चाहूंगी, ब्रिटेन में 1994-95 में भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए 7 मापदंड बताए और जिस समिति ने इसकी सिफारिश की थी स्टूडेंट्स, उसे हम नॉलन समिति के नाम से जानते हैं। 20 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नॉलन समिति के 7 मापदंड बताइए, आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं क्रम में आप इसको याद कराना चाहूंगी। सत्यनिष्ठा, जिसे हम ईमानदारी बोलते हैं, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, निस्वार्थता, नेतृत्व क्षमता और जवाबदेहिता,
वस्तुनिष्ठता मतलब कुल मिलाकर के ये 7 प्रकार के मापदंड हैं। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, निष्पक्षता, निस्वार्थता अथवा नेतृत्व क्षमता। सत्य निष्ठा को आपने एक आधार माना है। नॉलन समिति की रिपोर्ट में मैं बताना चाहूंगी, नॉलन समिति की जो रिपोर्ट है उसमें भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए एक प्रशासक में सत्यनिष्ठा, कर्तव्य पालन का होना जरूरी है। सत्यनिष्ठावान उसे होना जरूरी है, उसके विचारों में संगति होना जरूरी है, मन, वचन और कर्म में उसके एक रूपता होनी चाहिए, कथनी और करनी में उसके अंतर नहीं होना चाहिए। चाहे वह प्रशासक बौद्धिक सत्यनिष्ठा को अपना रहा है, चाहे वह प्रशासक व्यवसायिक को, छवि की सत्यनिष्ठा को, या सिविल सेवक सत्यनिष्ठा, जिसको भी वो अपना रहा है उसे अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात हम कहते हैं ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पूरी पारदर्शिता के साथ उसको पालन करना है। मैंने अभी अभी आपको वस्तुनिष्ठता को बात की थी, वस्तुनिष्ठता, जिसमें लोक सेवक को या स्टूडेंट जो नौकरशाही है, सभी तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, सभी तरह की मान्यताओं से मुक्त होकर वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक कारकों को अपने निर्णय का आधार बनाना चाहिए। योग्यता ही इसका मापदंड होना चाहिए। मैं बता दूं, आपकी क्वालिटी जो है, आपकी योग्यता, भाई भतीजेवाद इसमें नहीं है, पक्षपात इसमें नहीं है, पदोन्नति के प्रति राजनीतिक दलगत राजनीति इसमें नहीं है, पदोन्नति इत्यादि में भी योग्यता को देखिए, पुरस्कार इत्यादि की प्राप्ति में भी योग्यता को देखिए। तो वस्तुनिष्ठता जो है नॉलन समिति के भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, उत्तरदायित्व के बोध के लिए, समर्पण भाव के लिए, जवाबदेहिता के लिए बहुत आधार माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम 3 मापदंड के बाद अन्य मापदंड की बात करते हैं, निस्वार्थता अथवा एक प्रकार से हम बात करते हैं तटस्थता, निष्पक्षता की जो बात करते हैं, ईमानदारी के बाद, मतलब कि जो प्रशासक है उसे स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके अपने समस्त कर्म कहीं ना कहीं जनहित कार्यों के लिए करने चाहिए। जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रम जो है उनको समाज उपयोगी बनाना चाहिए। सर्वहित और सर्व कल्याण के लिए उसे अपनी समस्त योजनाओं का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट निस्वार्थता को, एक प्रकार से ईमानदारी को अपनाना उसके लिए बहुत जरूरी है। पुरस्कार इत्यादि का लालच उसमें नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट, यदि आपके बात की जाती है जवाबदेहिता की, जवाबदेहिता की बात की जा रही है, आप किसके प्रति, आप सरकार के प्रति, जनता के प्रति, लोगों के प्रति आपको जवाबदेही होना जरूरी है। और नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप जो है, नेतृत्व क्षमता जो है, लीडरशिप जो है आपकी, उसका होना बहुत ही जरूरी है। लीडरशिप की आप बात करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है लीडरशिप। एक कुशल प्रशासक का कुशल लीडर होना बहुत ही जरूरी है। तो निस्वार्थता को हम एक प्रकार से स्वार्थ रहितता के रूप में देखते हैं, निष्कपटता भी कह सकते हैं। और 7वां मापदंड जो है आपकी निष्पक्षता अथवा जिसे हम बोल सकते हैं तटस्थता अथवा निष्पक्षता। तो ये नॉलन समिति के 7 मापदंड हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ब्रिटेन में गठित 1994-1995 जिसे 96-97 में क्रियान्वित किया गया भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए प्रशासनिक अधिकारी के लिए 7 मापदंड बताए गए हैं। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, निस्वार्थता, जवाबदेहिता और आपकी नेतृत्व क्षमता। स्टूडेंट, एक प्रशासक के आचरण संबंधी मूल्य में एक बात मैं बताना चाहूंगी, प्रशासक का फिर से रिपीट करना चाहूंगी, सत्यनिष्ठ होना बहुत ही जरूरी है। प्रशासक का सत्यनिष्ठ होना बहुत ही जरूरी है। प्रशासक में सहिष्णुता, जिसे हम जीरो टॉलरेंस, यानी कि जब कोई चीज सहनशीलता से बिल्कुल बाहर हो जाए तो आपको जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ेगा। आतंकवाद इसका उदाहरण है जिसमें सरकार को जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना ही पड़ता है। सहिष्णुता, टॉलरेंस की नीति की हम बात कर रहे हैं। कंपैशन, करुणा की हमने बात की। किस तरह से करुणा, मैंने आपको बताया था, दया से पृथक माना गया है। या हम बात करते हैं परानुभूति,
परा अनुभूति को स्टूडेंट मैंने एक प्रकार से वीकर सेक्टर के प्रति संवेदनशीलता का भाव दिखाया था। और प्रशासन में संवेदनशील इतने मुद्दे हैं वीकर सेक्टर के प्रति, उस वीकर सेक्टर के प्रति इतनी जनउपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसका सुचारू रूप से संचालन करना बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगी निष्पक्षता, जिसे हम तटस्थता भी कह सकते हैं, गैर तरफदारी, समर्पण का भाव, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जो है, प्रतिबद्धता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता और नॉलन समिति के जो 7 मापदंड है वो सब कहीं ना कहीं प्रशासक के फंडामेंटल, प्रशासक के आधारभूत मूल्यों के, यानी प्रशासक की जो फंडामेंटल वैल्यूज है जो सार्वजनिक जीवन में वो प्रवेश करेगा, तो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हुए सार्वजनिक जीवन से संबंधित उसे इन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। जब एक प्रशासक इन आधारभूत मूल्यों को अपनी लोक सेवा में, अपनी सहकारी सेवा में या नौकरशाही में समुचित रूप से अपनाता है स्टूडेंट, तो वो सही अर्थों में लोकनायक हो सकता है। वो सरकार और जनता के मध्य सही अर्थों में सेतु का कार्य कर सकता है। इन्हें अपनाकर प्रशासक जन उपयोगी, समाज उपयोगी कार्यक्रमों का सही रूप में संचालन कर सकता है। जनता में सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता, सामाजिक अधिकारिता इत्यादि की प्राप्ति करा सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकता है, अपनी कर्तव्यता का बोध करा सकता है, प्रतिबद्धता का बोध करा सकता है, समर्पण भाव का बोध करा सकता है। और जब प्रशासक उक्त आधारभूत मूल्यों को प्रशासन में फॉलो करता है तो सही अर्थों में वह नौकरशाही का सेतु कहलाता है, नौकरशाही का हेतु कहलाता है। और नौकरशाही जो है वो किसी तरह के अहंकार इत्यादि का त्याग करके जब उक्त आधारभूत मूल्यों का समुचित रूप से पालन करती है तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति उसका जवाबदेहिता, उसका समर्पण और उसका कहीं ना कहीं पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का बोध हमें दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, में कहना चाहूंगी कि एक जो प्रशासनिक अधिकारी है उक्त मापदंडों को अपनाता है तो एक बहुत मेजर क्वेश्चन बन रहा है सार्वजनिक जीवन का ही, क्योंकि अपनी जो ये वैल्यूज चल रहे हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावना है कि सार्वजनिक संबंधों में आज क्या कारण है कि नैतिकता का पूर्णतः पतन हो रहा है। एक प्रशासक जब अध्ययन करता है एक विद्यार्थी के रूप में, तब उसकी कल्पनाएं होती हैं कुशल प्रशासन देना, उत्साह, प्रतिबद्धता, अपना समर्पण भाव देना। लेकिन क्या कारण है कि हम वर्तमान में रोज अखबार पढ़ते हैं कि वो ट्रैप हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप में वो पकड़ा गया, ये रिश्वत लेते। तो क्या कारण है कि आज नैतिक मूल्यों का पूर्णतः ह्रास हो रहा है? क्या कारण है ट्रेनिंग के स्तर पर ही नैतिकता और चरित्र की शिक्षा देने की बात की जा रही है? क्या कारण है कि पाठ्यक्रम में चरित्र संबंधी और नैतिकता संबंधी मूल्यों की स्थापना करने की ओर सरकार अभ्यासरत है? सिलेबस को चेंज किया जा रहा है। ऐसे क्या रीजंस है जिससे नैतिकता का हमें पतन दिखाई दे रहा है? तो मैं बताऊंगी, प्रशासन में एक प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया जो प्रशासक को एक तरह से आहत करता है। मैंने अभी बताया, जो जिसके योग्य नहीं है उसको उस पद की प्राप्ति हो जाती है, जो जिसके योग्य उसे वह पद मिल नहीं पाता है। पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाई देता है, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप दिखाई देता है। हर नेता अपने अपने चहेते को अपने डिपार्टमेंट में लगवाने की कोशिश करता है, अपने अनुसार उसे पोस्ट देने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे प्रशासन में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता चला जाता है, नैतिकता का नाश होता चला जाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता चला जाता है। तो मैं कुछ रीजंस गिनाना चाहूंगी जिसे आपको पॉइंट्स में देना है। प्रशासन में पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार किया जाता है, संवेदनशीलता का अभाव नजर आता है,
राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नजर आता है और न्याय प्रक्रिया बहुत विलंब हो जाती है, और जिसके कारण लोग छूट जाते हैं। कोई आइडिया यानी समाज में कोई उपदेश या समाज में कोई संकेत जाता ही नहीं है कि इस भ्रष्ट अफसर को नौकरशाही से सस्पेंड कर दिया गया, घर बैठा दिया गया या 7 साल की सजा दे दी गई। जाते हैं 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो आराम से एक तरीके से छूट करके आ जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर लग जाते हैं। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया में विलंब दिखाई देता है और चुनाव इत्यादि में धन बल इत्यादि दिखाई देता है। एक तरीके से भ्रष्टाचार, अविश्वास, नैतिकता इत्यादि मूल्यों का हास दिखाई देता है और राजनीति का आधार धर्म और जाति को बना दिया जाता है। मैं फिर बताना चाहूंगी स्टूडेंट, कहीं ना कहीं मैंने बताया राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप, राजनीतिक दलों का जो हस्तक्षेप है, राजनीतिक दलों का एक प्रकार से जो हस्तक्षेप दिखाई देता है, कहीं ना कहीं ये आपके भ्रष्टाचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है, या एक प्रकार से नौकरशाही में कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की कमी दिखाई दे रही है। एक प्रकार से नैतिकता के जो मूल्य हैं उन सब का ह्रास हो रहा है और हम कहीं ना कहीं बता सकते हैं चुनाव में धन बल इत्यादि लग रहे हैं, धर्म जाति को आधार बनाया जा रहा है। तो यदि इन सब का खंडन हो जाता है, इन सब का परित्याग हो जाता है, इन सब को हटा दिया जाता है, तो काफी हद तक हम सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता को कायम कर सकते हैं। जनता में विश्वास जगाना पड़ेगा, जनता में इस बात का बोध कराना पड़ेगा, जो चीज जिसकी है वो उस तक पहुंचेगी, जिस पर जिस जनता का अधिकार है वो चीज वहां तक पहुंचनी है। और ये तभी होगा जब राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप कम होगा, नैतिकता इत्यादि कूट कूट कर उसमें भरी होगी, संवेदनशील मुद्दों को वो अपने अंदर रखेगा, प्रतिबद्धता, उत्साह, कर्तव्य निष्ठता, सत्यनिष्ठता इत्यादि का समुचित रूप से वो पालन करेगा। अन्यथा स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं राजनीति में, सार्वजनिक संबंधों में हमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं नैतिक जो मूल्य है उनका पतन दिखाई देगा। तो मैं एक बताना चाहूंगी, एक कर्तव्यनिष्ठ जो नौकरशाही है उसका क्या आधार होना चाहिए। बहुत सारे प्रयास आपके आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में भी सार्वजनिक संबंधों पर ही हम बात करेंगे। एक जो व्यक्ति पदासीन रहते हुए सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए जब अपनी कर्तव्यता का, अपनी निष्ठा इत्यादि का समुचित रूप से पालन करता है, तब वो कुशल नौकरशाही कहलाती है। यानी कि मैं बताना चाहूंगी, जब एक प्रशासक नौकरशाही में पूर्ण कर्तव्यता, निष्ठा, प्रतिबद्धता इत्यादि के द्वारा सामाजिक न्याय, तथा समरसता, सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति इत्यादि कराने के लिए प्रयासरत रहता है, तो वो उसकी कहीं ना कहीं नौकरशाही, स्टूडेंट, कुशल नौकरशाही कहलाती है। एक कर्तव्यनिष्ठ नौकरशाही का क्या आधार होना चाहिए? बहुत सारे इसके वैल्यूज हैं। जैसे प्रशासन को आप ई प्रशासन बनाइए। ई प्रशासन जब आप कर देंगे स्टूडेंट, तो अधिकतर सब काम ऑनलाइन होने लग जाएंगे। आज वर्तमान में सब डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं ऑनलाइन है। भ्रष्टाचार से मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए कुशल नौकरशाही में ई प्रशासन का बहुत जरूरी है। जो संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता आने लगेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं के लिए आपको कर्तव्यनिष्ठ नौकरशाही के लिए सूक्ष्म स्तर पर ही कार्य करने पड़ेंगे। निम्न स्तर से ही
आपको इसके लिए कार्य करने पड़ेंगे। सामाजिक न्याय और ज्ञान के संचार हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। प्रशासन को ई प्रशासन बनाने पर ही आप कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बात कर सकते हैं। राष्ट्रीयता, कर्तव्यता इत्यादि का बोध कराना पड़ेगा और ट्रेनिंग के स्तर पर ही कहीं ना कहीं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इत्यादि का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। शक्ति और संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। जब विकेंद्रीकरण होगा जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, तो आप जनता परेशान नहीं होगी। एक ही व्यक्ति पर बर्डन नहीं होगा, एक ही सब संपत्तियों का मालिक नहीं हो पाएगा, वो बट जाएगा। हर किसी को हर किसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भ्रष्टाचार है किसी एक ही जगह पर केंद्रित नहीं हो पाएगा और तभी हम कुशल प्रशासन की बात कर सकते हैं। कार्यवाही के लिए हमें आचार संहिता बनानी पड़ेगी। लोक प्रशासन के प्रशिक्षण स्तर पर ही व्यापक परिवर्तन करना पड़ेगा और लोक सेवक में अपने कार्यकाल में यानी कार्यकाल की सुरक्षा की गारंटी का विकास किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया, यदि हम ई प्रशासन की बात करते हैं, ई प्रशासन की बात करते हैं, तो हम प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं। पारदर्शिता लाई जा सकती है ई प्रशासन से। शक्ति का विकेंद्रीकरण करने पर संसाधन सब तक जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। पारदर्शिता और जवाबदेहिता का भाव बढ़ेगा। जवाबदेहिता का भाव हमें दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपको नैतिकता का, चरित्र से संबंधित नैतिकता, चरित्र विकास, सत्यनिष्ठा इत्यादि का आपको ट्रेनिंग के स्तर से ही पाठ पढ़ाना पड़ेगा और राष्ट्रीय इत्यादि का भाव जागृत करना पड़ेगा। एक प्रशासक में कुछ गुण होने चाहिए, उसे कहीं ना कहीं जनता के साथ प्रभावशाली जो संवाद है, प्रभावशाली सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। उसे अपने विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। स्व से ऊपर उठकर हम का भाव आना चाहिए। उस सामने वाले व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि ये मेरा अपना है और समय आने पर मेरे काम आएगा, वक्त आने पर जब मैं इनके पास जाऊंगा तो मेरी जरूरतें पूर्ण होंगी। पारदर्शिता से कार्य किया जाएगा, जवाबदेहिता से कार्य किया जाएगा। कार्य करने की उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। टीम निर्माण में योगदान और कुशल श्रोता के रूप में उसे सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी, बहुत सब्र से सुननी पड़ेगी, तभी वो कुशल नेतृत्व क्षमता को, जवाबदेहिता को जन्म दे सकता है। तो कहीं ना कहीं कर्तव्यनिष्ठ नौकरशाही जो है, स्व से ऊपर उठे, स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके जनहित, समाज उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को करे और कहीं ना कहीं उसके समस्त कृत्य स्व से उठकर हम की ओर हो। टीम वर्क का उसमें विकास हो, महत्वाकांक्षी ना होकर के कहीं ना कहीं वो जवाबदेहिता और उच्च मानसिकता की प्राप्ति कर सके। कुशल श्रोता के रूप में होना चाहिए। ई प्रशासन करने पर भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी, कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी, संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं जो जिसका अधिकार है वो उसको प्राप्त हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, एसेंस रूप में एक बार मैं उसको रिपीट करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं नौकरशाही में यदि हम नैतिकता के पतन की बात कर रहे हैं तो मैं फिर बताना चाहूंगी, जो प्रशासन में पक्षपातपूर्ण रवैया है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, धर्म और जाति को आधार बनाया जा रहा है, सांप्रदायिकता को जो आधार बनाया जा रहा है, चुनाव इत्यादि में धन बल इत्यादि को महत्व दिया जा रहा है, न्याय प्रक्रिया जो विलंब हो रही है, भ्रष्टाचार, पारिवारिक सामाजिक मूल्यों का विघटन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं नैतिकता के पतन के आधार बनते जा रहे हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ नौकरशाही तभी सबल रूप में सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और मधुर संबंध, जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों का समाज में समुचित रूप से पालन या लागू करा सकती है जब ई प्रशासन और शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, राष्ट्रीयता के स्तर पर या कर्तव्यनिष्ठता का बोध कराया जाए और जो संसाधन इत्यादि है उसमें रोजगार की सुरक्षा की गारंटी मुहैया कराई जाए और ट्रेनिंग के स्तर पर ही सिविल सेवक सत्यनिष्ठा में कहीं ना कहीं नैतिकता का, चरित्र उत्थान का, अभिरुचि का इनका पाठ पढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं प्रशासन को ई प्रशासन बनाते हुए एक प्रशासक को कुशल वक्ता, कुशल श्रोता होना जरूरी है। वो अपने सामने वाले से सामंजस्य बनाए, कहीं ना कहीं उसकी बात को वो सुने,
कहीं ना कहीं उसके साथ अपने संबंधों को मधुर करे, और यही कारण है उसके जितने भी कृत्य माने गए हैं वो कहीं ना कहीं उसके जीवन का आधार बन सकते हैं। स्व से परे उठकर हम का उसमें भाव आना चाहिए, जनता के प्रति प्रभावशाली उसमें प्रभाव या सामंजस्य दिखाई देना चाहिए। तो स्टूडेंट में कुछ क्वेश्चंस करना आपके सामने चाहूंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि प्रशासक के आधारभूत मूल्य बताइए। प्रशासक के आधारभूत मूल्य बताइए। प्रशासक के आधारभूत मूल्य बताइए। अब ये क्वेश्चन की हम जब बात कर रहे हैं 20 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में, तो जब आपके 20 वर्ड्स में तो पर्टिकुलर कोई एक मूल्य, उदाहरण के तौर पर सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, कुछ भी पूछा जा सकता है। 50 वर्ड्स में आपके थोड़ा कम देना है, और 100 में है तो आपको उनको खोलना है, प्रशासन से उसे जोड़ना है। अकेले आपके क्वेश्चन आ सकता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या है, इसके प्रकार भेद, और आ सकता है आपके प्रशासन में इसका महत्व बताइए। प्रशासन में इसका महत्व आपके आ सकता है। आपकी सहिष्णुता पर पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है। दया तथा करुणा के मध्य अंतर आ सकता है। आपके करुणा और परानुभूति में अंतर आ सकता है। सहानुभूति और परानुभूति में अंतर आ सकता है। आपके कहीं ना कहीं जन सेवा के प्रति समर्पण का भाव क्या है। वस्तुनिष्ठता पर क्वेश्चन किया जा सकता है, और नॉलन समिति के 7 मापदंड आपसे लिखवाए जा सकते हैं। 20 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुशल नौकरशाही के आधार बताइए। नौकरशाही, कर्तव्यनिष्ठ नौकरशाही के मूल आधार बताइए। आधार बताइए। या प्रशासन में नैतिकता के पतन के कोई 3 कारण गिनाइए, 6 कारण गिनाइए, या नैतिकता के पतन के आधार बताइए। या आप क्या सकता है, एक प्रशासक किस प्रकार से जनता के सामने उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, किस प्रकार से कुशल प्रशासन दे सकता है, किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का बोध करा सकता है, किस प्रकार से स्वयं और जनता के मध्य सामंजस्य और सेतु का कार्य कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक क्वेश्चंस इसके प्रशासक के आधारभूत मूल्यों से जुड़े हुए हैं, जिसमें से राजनीतिक तटस्थता को उन्होंने पहले पूछ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम जहां राजनीतिक, अभी जिसको हम बात करते हैं एक प्रकार से राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, जिसमें हमें राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थता से चालू करना है, जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि एक प्रशासक को तो राजनीतिक दलों से पहले ही निर्लिप्त रहना चाहिए। कुछ अभिवृत्तियां होती हैं, कोई ना कोई, बहुत सारी अभिवृत्तियां होती हैं। हम वामपंथी की बात करते हैं, या हम नरम दल की बात करते हैं, उदारतावाद की हम बात करते हैं, क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात करते हैं, रूढ़िवादियों की बात करते हैं। तो ये सब इनकी कहीं ना कहीं अभिवृत्तियां होती हैं, और हर प्रशासक किसी ना किसी अभिवृत्ति से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। बट प्रशासन में आकर के उसे उन अभिवृत्तियों को ताक में रखना पड़ता है, उसको समान, यानी कि उसे इक्वलेंसी में सब कुछ देखना पड़ता है। किसी एक तत्व के प्रति उसकी अभिवृत्ति जागरूक नहीं होनी चाहिए। उसकी अभिवृत्ति जनता के प्रति है, जनता के प्रति वो उत्तरदायी है, जनता के प्रति सामाजिक न्याय समर्पण भाव को उसे लागू करना है, सामाजिक अभिरुचि को उसको लागू करना है, समान अधिकारों की उसे प्राप्ति करनी है, नरेगा इत्यादि से संबंधित या जो भी एक तरह के वे कार्य जिनका संबंध जन उपयोगिता से, उन्हें उसे लागू करना है। तो उसकी अभिवृत्ति तो राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थता का ही सूचक है, जिसे नेक्स्ट वीडियोस में पूरे विस्तृत रूप में देखा जाएगा, जिसके जनरल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, आप क्या समझते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति से। आपके क्वेश्चन किया जा सकता है विभिन्न प्रकार की राजनीतिक अभिवृत्तियों के नाम बताइए। क्या राजनीतिक अभिवृत्ति एक ही रूप में होती है या उसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे कारक आएंगे, जिसमें हम सांप्रदायिकता को भी लेते हैं, धर्म को लेते हैं, जाति को लेते हैं, मीडिया को लेते हैं, समूहगत लगाव को लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जो हमारी अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं? और वर्तमान में एक प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? एक प्रशासक की अभिवृत्ति जनता के प्रति कैसी होनी चाहिए? उसका बोध या उसकी कर्तव्यता किस प्रकार की होनी चाहिए? इसके अतिरिक्त सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है? परंपरागत सत्यनिष्ठा भारतीय संदर्भ में और पाश्चात्य संदर्भ में कैसे देखी जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बोधिसत्व की अवधारणा में, गांधी जी के नीति शास्त्र में, गीता के स्वधर्म इत्यादि की अवधारणा में, पाश्चात्य दर्शन में ब्रैडले, बेंथम मिल की न्याय की अवधारणा, रॉल्स की अवधारणा, ये कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार का मूल आधार बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में स्टूडेंट राजनीतिक अभिवृत्ति और सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार, इन सब पर चर्चा करेंगे। ये सभी उसके कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन से संबंधित है, उसके सार्वजनिक आचरण से संबंधित है, सार्वजनिक मूल्यों से संबंधित है, और इन सबको कहीं ना कहीं आपको प्रशासन में लागू करना अनिवार्य है।